हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में शिफ्ट्स इन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का शिफ्ट इससे पहले भी हम एक पढ़ चुके हैं। वो पढ़ चुके हैं कि लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये लैम्डा मैक्स है। और दूसरा जो हम आज पढ़ेंगे वो है इंटेंसिटी में शिफ्ट यानी परिवर्तन, यानी अगर पीक छोटी है या पीक बड़ी है तो क्यों है और उनका नाम क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में चलिए आज पढ़ते हैं। सो चेंज इन द वैल्यू ऑफ ई मैक्स, दैट इज़ इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, या चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक। एब्जॉर्प्शन पीक यूवी में आपको मालूम ही है कि अगर वाई एक्सिस में इंटेंसिटी दी जाती है और एक्स एक्सिस में वेवलेंथ को दिया जाता है, और इस तरह से पीक्स आते हैं। ये जो पीक्स हैं इनकी हाइट अगर परिवर्तित होती है तो उसे चेंज इन इंटेंसिटी कहा जाता है। तो ये इंक्रीज़ भी हो सकती है हाइट और ये डिक्रीज़ भी हो सकती है, उसके साथ ही इंटेंसिटी चेंज होती है। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से इनका नाम वगैरह क्या है। चेंज इन इंटेंसिटी में बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह से ये चेंज इन इंटेंसिटी या तीव्रता में परिवर्तन आता है किसी भी एब्जॉर्प्शन पीक के। पहला है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। द इंटेंसिटी दैट इज ई मैक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक इंक्रीजेस। इसमें अगर कोई लैम्डा मैक्स कहीं पर है और ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है, कोई जो इस तरह से अगर यूवी का पीक आ रहा है तो उसकी इंटेंसिटी चेंज हो इंक्रीज़ हो रही है, यानी उसकी हाइट बढ़ रही है। पहले अगर इंटेंसिटी इतनी थी, अब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है। तो ये जो इंक्रीज़ होता है, हाइट में इंक्रीज़ होता है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीजेस। तो किसी भी संक्रमण से ही लोअर स्टेट से अपर स्टेट में कोई सिस्टम संक्रमित या संक्रमण प्रदर्शित करता है, एब्जॉर्प्शन या ट्रांजिशन प्रदर्शित करता है, तो उस ट्रांजिशन के होने की संभावना अगर बढ़ जाती है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट मिलता है। आपको मालूम है कि ट्रांजिशन की किसी भी ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी में इंक्रीज़ का अर्थ ये है कि यदि कोई दो एनर्जी लेवल्स हैं, लोअर और अपर, और मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स इस ट्रांजिशन को प्रदर्शित कर रहे हैं, और अगर कुछ इसमें परिवर्तन आ जाए इस ट्रांजिशन की एनर्जी में, क्योंकि हम ये जो लोअर और अपर लेवल है उनकी प्रकृति को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये n है या फिर ये पाई है तो ऊपर पाई से पाई एस्टेरिस्क है, तो पाई से पाई एस्टेरिस्क वही लेवल्स जो ऑर्बिटल्स है वही रहेंगे। उसी तरह से जो n से अगर पाई एस्टेरिस्क है तो वो वही रहेगा, लेकिन इसकी जो एनर्जी है उसमें परिवर्तन आ सकता है। जैसे ही ये एनर्जी बढ़ जाएगी तो कम मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को पार पा सकेंगे, इसको एक्वायर कर सकेंगे, इस ट्रांजिशन को दिखा सकेंगे, और उस वक्त ट्रांजिशन की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन यही ट्रांजिशन है और किसी कारण से अगर इस दोनों के लेवल की एनर्जी जो है वो घट जाती है, इतना न रहकर इतनी रह जाती है, पहले इतना था अब इतनी हो गई, तो ऐसी स्थिति में कम हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं उस एनर्जी को एक्वायर कर सकेंगे या उसको पार पा सकेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल उस ट्रांजिशन को दिखा सकेंगे अगर ट्रांजिशन की एनर्जी कम हो जाती है। तो अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसी ट्रांजिशन को दिखाते हैं तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी या संभावना उस पर्टिकुलर उस खास ट्रांजिशन की बढ़ जाती है, और ऐसे में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर किसी भी ट्रांजिशन को प्रदर्शित करते हैं तो ऐसे में उससे संबंधित जो पीक है उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर ये बात हमें समझ में आ गई है तो हम ये आराम से बात जान सकते हैं कि जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है वो किन कारणों से होती है, यानी एडिशन ऑफ एन ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोर जो होता है वो आपको मालूम ही है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से संयुग्मित द्विबंधों की श्रृंखला को ही क्रोमोफोर कहा जाता है, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में हो या कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या किसी तरह से हेटेरो एटम्स के बीच में ये श्रृंखला हो, चाहे ये रिंग में हो, वलय में हो, चाहे ये ओपन चेन श्रृंखला हो द्विबंधों की, संयुग्मित द्विबंधों की, वो क्रोमोफोर होता है जो कि यूवी में एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करता है। तो इस तरह के क्रोमोफोर का कोई भी एक हाइड्रोजन
अगर हटा के मान लीजिए हमने कोई ऑक्सोक्रोम लगा दिया, जैसे CH3 जैसे ऑक्सोक्रोम लगा दिया, NH2, तो ऐसे में जो है इसमें जो इसका जो कॉन्जुगेशन है, इसमें जो रेजोनेंस होता है या इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरे शब्दों में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो घट जाता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को प्रदर्शित कर सकते हैं, और क्योंकि अपर और लोअर लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो घट जाती है। तो ऑक्सोक्रोम वो जिसके पास खुद के पास डबल बॉन्ड नहीं है, वो खुद एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन अगर वो क्रोमोफोर से जुड़ जाता है तो उसके क्रोमोफोर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, उसकी एनर्जी को घटा देता है, उसकी संभावना अवशोषण की बढ़ा देता है, और कलर को उसको इंक्रीज़ कर देता है। खुद वो एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन क्रोमोफोर को सहायता करता है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ क्रोमोफोर के द्वारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपने देखा था कि जब हमने पीएच चेंज किया था और फिनोल्फ्थलीन का कलर एसिडिक पीएच में वाइट आता है, और अगर बेसिक पीएच कर देते हैं तो उसका जो फिनोल्फ्थलीन का कलर है वो पिंक हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सोक्रोम का ऐड होना, चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की ध्रुवता को अगर हमने चेंज किया या सॉल्वेंट के पीएच को हमने चेंज किया, इन सभी से जो है एब्जॉर्प्शन में बढ़ोतरी आती है। संयुग्मन के जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो बढ़ता है, और जिसकी वजह से एनर्जी जो अपर लेवल्स हैं उनकी एनर्जी के गैप में कमी आती है, और इंटेंसिटी या तीव्रता उस पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन की बढ़ती है। तो इसका एग्जांपल ये है कि ईमैक्स ऑफ पिरिडीन एट लैम्डा मैक्स, पिरिडीन अगर हम लेते हैं, पिरिडीन जो है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और 6 सदस्यीय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। उसके अंदर नाइट्रोजन है और उसके अंदर 5 कार्बन है। इस पिरिडीन के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, और इन हाइड्रोजन्स में से अगर किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने अगर सपोज CH3 ग्रुप लगा दिया है तो वो मिथाइल पिरिडीन हो गया। मिथाइल पिरिडीन यानी मिथाइल ग्रुप एक ऑक्सोक्रोम है, और मिथाइल पिरिडीन के लगते ही आप देख सकते हैं कि जो Emax है उसकी वैल्यू हो गई 3560, जबकि जो पिरिडीन की जो लैम्डा मैक्स पे जो इंटेंसिटी है वो है 2750, और वहीं पर जो इसका मिथाइल पिरिडीन लगाने से उसकी इंटेंसिटी देखिए बढ़ जाती है। यानी इस केस में ऑक्सोक्रोम के लगाने पर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हुआ है। आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। 2 संभावनाएं हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के लिए। आपको ये मालूम है जो एनर्जी रिक्वायरमेंट किसी ट्रांजिशन की है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के है। तो ज़्यादा एनर्जी अगर चाहिए होगी तो लैम्डा का मान कम हो जाएगा, और कम एनर्जी चाहिए होगी किसी ट्रांजिशन के लिए तो लैम्डा का मान बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और इसमें देखते हैं कि लैम्डा मैक्स के साथ भी कुछ परिवर्तन अधिकतर आता है, और कई बार लैम्डा मैक्स में कोई परिवर्तन नहीं भी आता है। तो फर्स्ट 2 संभावनाओं में से हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के जहाँ तीव्रता में इंक्रीज़ हो रही है, आइए देखते हैं। फर्स्ट कॉमन संभावना जो कि अक्सर टेक्स्ट बुक में प्रदर्शित की जाती है, पाठ्य पुस्तकों में प्रदर्शित की जाती है, वो ये वाला डायग्राम है। वो देखिए ओरिजिनल पीक ये रहा, और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होने के बाद इसकी इंटेंसिटी हो गई ज़्यादा, यानी पहले उसकी इंटेंसिटी थी इतनी, अब इसकी तीव्रता हो गई यहाँ तक बढ़ गई है। तो ये यहाँ पर जो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट विदाउट बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी लैम्डा मैक्स में इंक्रीज़ होना, यानी एनर्जी में डिक्रीज़ होना, या उस ट्रांजिशन के होने में संभावना में ज़्यादा होना। तो यहाँ कोई बैथोक्रोमिक शिफ्ट नहीं है। दूसरी संभावना ये है, देखिए ओरिजिनल पीक ये रहा, उसकी इंटेंसिटी ये है, और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के बाद उसकी इंटेंसिटी इतनी हो गई, लेकिन साथ ही साथ ये जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो लैम्डा जो पीक है उसका पोजीशन
लैम्डा के स्केल में खिसक गया है और आप देखते हैं लैम्डा मैक्स जो है वो उसका ये बढ़ गया है। लैम्डा मैक्स बढ़ गया यानी एनर्जी जो इस ट्रांजिशन में लगनी थी वो एनर्जी का मान भी कम हो गया है। आमतौर पे यही होता है, क्योंकि अगर किसी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन की एनर्जी में अगर कोई घटाव आता है, संभावना उस ट्रांजिशन के होने की बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो पीक हाइट बढ़ जाता है। और अगर एनर्जी के बीच में गैप घट गया है लोअर स्टेट और अपर स्टेट में, चाहे वो पाई से पाई एस्टेरिस्क हो या एन से पाई एस्टेरिस्क हो, ऐसी स्थिति में लैम्डा मैक्स का बढ़ना लगभग तय होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों तरह से जो हैं वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी रेड शिफ्ट यानी लैम्डा मैक्स के वैल्यू का बढ़ जाना, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा, एग्जीबिशन प्रेजेंटेशन होगा ऑफ योर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट पीक्स। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है। नेक्स्ट इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट उसको कहते हैं जब इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन दैट इज़ ई मैक्स डिक्रीजेज, यानी तीव्रता जो है वो घट जाती है, उसको हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और ये उसका मतलब ई मैक्स की वैल्यू जो है वो घट गई है। ये दो कारणों से हो सकता है। ये वो कारण है जो कि हाइपरक्रोमिक के उलट हैं या ऑपोजिट हैं। हाइपरक्रोमिक में जो जो चीज़ें थी उसके अगर रिवर्स कुछ हो गया हो तो फिर हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो रीज़न देखिए, फर्स्ट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सोक्रोम, यानी कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ था। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मान लीजिए कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है, उस ऑक्सोक्रोम को अगर हटा देते हैं तो फिर जो है एनर्जी डिफरेंस जो है लेवल्स में कम हो जाती है, एनर्जी डिफरेंस जो है वो बढ़ जाती है और डीलोकलाइजेशन ऑफ एनर्जी घट जाती है। तो ऐसे में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उस जैसे ही दोनों लेवल में एनर्जी बढ़ जाती है, लोअर और अपर लेवल के एनर्जी के बीच में डिफरेंस बढ़ जाता है, तो संभावना जो है लोअर लेवल से अपर लेवल में जाने की मॉलिक्यूल की संभावना घट जाती है, क्योंकि कम से कम मॉलिक्यूल उस एनर्जी को पहले की तुलना में एक्वायर कर सकते हैं, तो इंटेंसिटी घट जाती है। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ क्रोमोफोर। जो भी कोई क्रोमोफोर होगा उसकी ज्योमेट्री में कोई इस तरह से परिवर्तन आ जाए कि रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन ई मैक्स, उसकी ज्योमेट्री में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाए कि ट्रांजिशन की एनर्जी जो है वो बढ़ जाए, या आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्प्शन की वो घट जाए। वो इसका अर्थ ये है कि ज्योमेट्री में अगर कोई परिवर्तन आता है तो कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो सकती है मॉलिक्यूल के अंदर। देखिए, कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हो जाता है, यानी अगर रेजोनेंस के लिए हमें मालूम है कि समतलीय संरचना का होना ज़रूरी है, प्लानर संरचना का होना ज़रूरी है। अगर कोई प्लानरिटी में कोई चेंज आ गई है, यानी कुछ मुड़ तुड़ गया है, डिस्टॉर्शन हो गया उसकी ज्योमेट्री में, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मेसोमेरिज्म या रेजोनेंस घट जाएगा, जिससे एनर्जी दोनों लेवल की अगर पहले कम थी तो बढ़ जाएगी, दोनों लेवल्स लोअर और अपर के बीच में, और ऐसे में इंटेंसिटी भी घट जाएगी, क्योंकि कम से पहले की तुलना में कम मॉलिक्यूल्स उस ट्रांजिशन को दिखाने में समर्थ होंगे। इसके साथ ही चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो ध्रुवता में, विलायक के ध्रुवता में अगर कोई चेंज, पोलैरिटी में चेंज आता है तो भी जो है अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है। और एनर्जी डिफरेंस चेंज होते ही, यानी एनर्जी डिफरेंस अगर दोनों में बढ़ गया, पहले कम था और पोलैरिटी चेंज होने के बाद अगर बढ़ जाता है, तो संभावना जो है लोअर लेवल से अपर लेवल की वो घट जाती है, यानी कम मॉलिक्यूल पहले की तुलना में। अगर यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल थे तो इस वाले ट्रांजिशन के लिए कम मॉलिक्यूल होंगे, तो जैसे ही प्रोबेबिलिटी कम जाती है, घट जाती है, ऐसी स्थिति में इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो घट जाती है, क्योंकि कम मॉलिक्यूल पहले की तुलना में पार्टिसिपेट कर सकेंगे इस प्रकार के ट्रांजिशन में। तो आइए देखते हैं कि हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसको भी दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, एक तो ये है जो आपके टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तकों में होता है, दैट इज़ कि ओरिजिनल पीक अगर इसकी हाइट इतनी है
और कुछ परिवर्तन आया कंडीशंस में, जिसकी वजह से उसकी पीक घट गई, पीक की हाइट घट गई। तो ये है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बाद उसकी स्थिति। तो यहाँ पर कोई लैम्डा मैक्स में चेंज नहीं आया है, ब्लू शिफ्ट नहीं हुआ है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी ब्लू शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट का मतलब ये है कि जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू में घटाव या डिक्रीज़ आना। लैम्डा मैक्स की वैल्यू में डिक्रीज़ आने का अर्थ ये है कि एनर्जी का ज़्यादा होना, यानी उस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, कम मॉलिक्यूल्स उस ज़्यादा एनर्जी को पा सकते हैं, जिसकी वजह से तीव्रता में गिरावट या घटाव या डिक्रीज़ आता है। तो आप देखिए सेकंड कंडीशन है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट विद हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू का घट जाना। देखिए पहले इतना था लैम्डा मैक्स और उसके बाद घट के यहाँ तक आ पहुँचा है, और इसके साथ ही जो है तीव्रता जो है, इंटेंसिटी उस पीक की वो भी घट गई है। ये है अगर ओरिजिनल पीक उसकी इंटेंसिटी इतनी थी, अब उसकी इंटेंसिटी इतनी रह गई है। तो दीज आर द टू केसेस ऑफ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, और एक विदाउट हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और एक विद हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में ये दोनों शिफ्ट्स पूछी जाती हैं, और बल्कि चारों शिफ्ट पूछी जाती हैं। लैम्डा में जो शिफ्ट आता है उसे भी पूछा जाता है, और इंटेंसिटी में जो शिफ्ट आता है वो भी पूछा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लैम्डा में शिफ्ट के बारे में पढ़ा था, और अब हम पढ़ रहे हैं, इस वक्त हमने पढ़ा है इंटेंसिटी के शिफ्ट में। इन दोनों तरह के शिफ्ट यानी लैम्डा में शिफ्ट और इंटेंसिटी में शिफ्ट, उन चारों को मिलाकर हम इस प्रकार से इस डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये एक ही पीक दिखाई गई है, और उसमें हाइपरक्रोमिक शिफ्ट यानी ऊपर की तरफ जो हमने अभी पढ़ा, और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट यानी नीचे की तरफ यानी इंटेंसिटी घट गई है, जो तीर के निशान से यहाँ दिखाया गया है। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी लैम्डा का बढ़ जाना, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी लैम्डा का वैल्यू घट जाना। तो इस तरह से एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, कई बार कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये जो लाइन है ये ऊंचाई को दिखाती है, ऊंचाई यानी इंटेंसिटी, और ये जो लाइन है वो वेवलेंथ को बताती है, वेवलेंथ यानी लैम्डा। तो अगर इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है तीव्रता में, तो हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक के नाम से जाना जाएगा। हाइपर यानी इंक्रीज़ हुआ, और उसका उल्टा हाइपो। इसी तरह से बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी लैम्डा इंक्रीज़ हो रही है, रेड शिफ्ट आ रहा है तो इधर की डायरेक्शन से दिखाया जाएगा, और इसके ऊपर ऑपोजिट वाला डायरेक्शन जो है वो हिप्सोक्रोमिक यानी जहाँ लैम्डा की वैल्यू जो है वो घट रही है। तो इस प्रकार से आप चारों शिफ्ट्स को इस डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। I hope that you have understood whatever I have explained in this class. So make your notes, and thank you for being with me.